नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। सचिवालय में होगी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर हो सकता है निर्णय। उत्तराखंड के रिखणी खाल और धूमाकोट में बाघ का आतंक। पिछले 5 दिनों में 2 ग्रामीणों को बनाया निवाला। जिलाधिकारी पौड़ी ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेश। हल्द्वानी शहर में पेयजल किल्लत को लेकर हाहाकार। आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर की नारेबाजी। अधिकारियों से हुई नोकझोंक। समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां। नगरपालिका और जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई दुकानों का काटा चालान। बाहर सामान न लगाने की दी चेतावनी। जोशीमठ के बड़गांव में 28 अप्रैल को होगा गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन। तैयारियों में जुटे ग्रामीण। भगवान कृष्ण और गरुड़ की होती है पूजा अर्चना। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। राशन में नमक और चीनी देने को लेकर भी प्रस्ताव जारी हो सकता है। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। निवेश और अवस्थापना नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक सेतु अंत्योदय। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक के साथ अन्य प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। गृह विभाग, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कौन कौन से विषय रहेंगे, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक के सम्मुख लाए जाएंगे। तमाम विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख रखने के लिए प्रस्ताव गोपन विभाग को भेजे हैं। यानी कैबिनेट की जो टीम है वो आज उनके सामने 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आएंगे। सबसे पहले अगर मैं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की बात करूं तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के साथ साथ मान्यता नियमावली, इसको भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसमें कि केवल प्रसारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विज्ञापन देने के लिए अधिकृत सूचीबद्धता एजेंसी को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोलने होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में या फिर उसमें कटौती की जाएगी, इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने की आज उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा विभाग के तहत, क्योंकि जो धारा 27 के तहत जो 15% ट्रांसफर होने हैं उसको लेकर के कैबिनेट की हरी झंडी आज मिल सकती है। इसके अलावा जो खाद्यान्न योजना है उसमें 1 किलो नमक और 1 किलो दाल के साथ 2 किलो चीनी देने का जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट हरी झंडी दे सकता है। इसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्याकांड हुआ है उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है, जिसको मुख्यमंत्री और जो जनप्रतिनिधि है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए जो एक्ट है उसमें भी आंशिक संशोधन के लिए उसको कैबिनेट के सम्मुख लाया जाएगा और इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरगेशन ने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अवस्थापना विकास के कार्य है, अंत्योदय के कार्य है, या फिर वो कहे कि उपनल कर्मियों की जो मांग है उसको लेकर के और जो आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक से तो अंत्योदय है उसकी बात है, या प्राथमिक जो परिवार है उनको 50% अनुदान पर असरसर बांटने की बात है, उसको लेकर के यानी काफी सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट के सम्मुख लाए जाएंगे और आज उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों पर आज हरी झंडी लगने की उम्मीद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए एसएन पंत।
तो वहीं राज्य में केंद्र के सहयोग से होगा एयर एम्बुलेंस का संचालन। प्रदेश में इस वर्ष 4 धाम यात्रा पर्यटन सीजन के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा भी संचालित होगी। ये एयर एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में तैनात रहेगी। जरूरत के हिसाब से एयर एम्बुलेंस को संबंधित स्थानों पर भेजा जाएगा। इसके लिए जल्द ही धामी सरकार और केंद्र सरकार के बीच करार होगा। एम्बुलेंस का संचालन 50% व्यय केंद्र सरकार और 50% प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश में हर वर्ष 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले साल 4 धाम यात्रा में 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विशेषकर केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्गों पर किसी भी तीर्थयात्री की तबीयत बिगड़ने की स्थिति में उसे अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती रहती है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से एयर एम्बुलेंस संचालित करेगी। एम्बुलेंस संचालन का 50% व्यय केंद्र सरकार, 50% प्रदेश सरकार करेगी। जल्दी धामी सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसको लेकर करार होगा। एम्बुलेंस संचालन का 50% व्यय केंद्र सरकार और 50% प्रदेश सरकार करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। उनसे जानेंगे, हिमांशु, इस बार 4 धाम यात्रा में एयर एम्बुलेंस का भी संचालन किया जाएगा। किस तरह से ये संचालन होगा, अभी कितनी और प्रक्रिया इसमें बाकी रह गई है और कितना इसका फायदा होगा? सभी विभाग अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने और राज्य सरकार ने एक पहल की है और इस दौरान अब यात्रियों की व्यवस्था के लिए अगर बीच रास्ते पर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो तुरंत रेफर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मामलों में एयर एम्बुलेंस के लिए अब राज्य सरकार पहल कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक एमओयू साइन करेगी और जल्दी एक करार साइन करेगी, जिसके तहत चाहे केदारनाथ की बात की जाए और यमुनोत्री की बात की जाए, क्योंकि ये पैदल रास्ते हैं और यहाँ पर काफी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को बीच रास्ते में स्ट्रोक ना आ जाए, हृदयघात की समस्या ना आ जाए, तो ऐसे में उन्हें नीचे लाना, यानी कि जो निचले इलाके होते हैं वहां पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस उपयोगी साबित होगी। इसी के तहत एयर एम्बुलेंस को लेकर राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनमें व्यय की भी व्यवस्था की गई है। 50-50% व्यय व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस ऋषिकेश में तैनात रहेगी, क्योंकि एम्स जो सेंटर है, एम्स हॉस्पिटल है, वो ऋषिकेश में, और इसी के तहत इसको ऋषिकेश में रखा जाएगा ताकि जहां पर भी इसकी जरूरत होगी उस हिसाब से उसे वहां पर भेजा जाएगा। जी भान जी हिमांशु, अगर हम देखें 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, तो पिछली बार जो 4 धाम यात्रा थी और इस बार जो 4 धाम यात्रा है, दोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना फर्क है पिछली बार की अपेक्षा? इस बार क्या कुछ ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं? निश्चित रूप से भानु, क्योंकि कोविड काल के बाद यात्रा 2022 में शुरू हुई थी और उस समय एकदम स्वास्थ्य विभाग इतना तैयार नहीं था। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो बुनियादी ढांचा था वो तैयार कर दिया गया था, जरूरत के हिसाब से डॉक्टर की भी तैनाती की गई थी, लेकिन हृदयघात की समस्या बहुत देखने को मिली थी उस दौरान में। और इस बार हृदयघात की समस्या को लेकर जगह जगह डॉक्टरों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो भी जिले हैं 4 धाम यात्रा के तहत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये 3 जिले अहम पड़ाव है, अहम जिले हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा इन्हीं जिलों में होती है। इसके तहत वहां पर 50 हेल्थ एटीएम भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य कुटीर है, अब उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी यात्री को या श्रद्धालु को
आराम करने की जरूरत है और स्वास्थ्य में उसे कमी दिखाई दे रही है तो स्वास्थ्य कुटीर में जाके आराम कर सकता है, आश्रय ले सकता है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहा है। खुद स्वास्थ्य सचिव बद्रीनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर जायजा भी लिया, मॉक ड्रिल कर चुके हैं। इसी के तहत बाकी जो तमाम विभाग की बात की जाए, चार धाम यात्रा के तहत जो भी तमाम विभाग हैं वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज खुद जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी यहाँ पर टेबल टॉप बैठक करने वाला है और 20 को मॉक ड्रिल करने वाला है। सभी जितने भी विभाग इस दौरान चार धाम यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं वो सभी अपने अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खुद गंगोत्री की बात की जाए तो मुख्य सचिव गंगोत्री जाके चार धाम यात्रा की तैयारियां देख चुके हैं। चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, सभी लोग चार धाम यात्रा की तैयारियां देख रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ये कहना है कि हमारी जो सरकार है वो यात्रा को व्यवस्थित और सुगम चलाने के लिए तत्पर है। हर श्रद्धालु चार धाम यात्रा में दर्शन कर सके, ये ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। इसी के तहत लगातार व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार तत्पर तैयार है। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड हेतु निर्धारित 975 अमृत सरोवरों के सापेक्ष 1102 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। राज्य में स्थानीय और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ ग्राम थीम की प्राप्ति हेतु स्थानीय मोटे अनाजों का प्रयोग कर नैनो पैकेजिंग इकाइयों के माध्यम से चार धाम प्रसाद तैयार किया जा रहा है। हमें पंचायतों को सशक्त करने के लिए पंचायत प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनावों की संभावनाओं को भी धरातल पर उतारना होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने हाल ही में इन्वेस्टर समिट में अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रोथ का लक्ष्य हासिल करने के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नए भारत के विकास में अपना योगदान तय किया है। आज एक बार फिर से उसी लक्ष्य के एक नए अध्याय को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रचना शाह जी, सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। और उपस्थित हमारे पत्रकार साथियों, दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम भारत सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की सौगात देने के लिए हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के माननीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग उपभोक्ता मामले के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का व उनके मंत्रालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा मेगा
टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील और कुशल नेतृत्व से उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश का वस्त्र क्षेत्र का रोजगार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लैंसडौन विधानसभा के रिखणी, खाल और धूमकोट तहसील में बाघ ने अपना आतंक मचाया हुआ है। बाघ ने पिछले 5 दिनों में 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने वन अधिकारियों के साथ वार्ता की, साथ ही प्रभावित क्षेत्र का मुआयना भी किया। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी ने आसपास के क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में यह है कि स्कूल्स में बच्चों की रक्षा या सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखे जाने या कुछ समय के लिए उन्हें बंद रखे जाने के लिए हम लोग प्लान करें। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं में प्रदेश के विभिन्न दुग्ध संघों के प्रोडक्शन एवं लैब कार्मिकों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक निबंधक डेयरी विकास संजय कुमार एवं प्रशासक उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन मुकेश बोरा ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं में किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में समय की मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों में तैयार किए जा रहे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी का होना नितांत आवश्यक है, जिस संबंध में कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। ये हमारा FSSAI के अंदर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। हमारे फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। जो माननीय अध्यक्ष और MD साहब इसके लिए प्रथमतया उत्तरदायी हैं और जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है ये इसको संचालित कर रहा है। इसमें हमारे एक्सपर्ट के रूप में दीपक कुमार जी FSSAI से आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न दुग्ध संघों से, पूरे उत्तराखंड के दुग्ध संघों से लगभग 30 के आसपास प्रशिक्षणार्थी आए हैं। उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फूड सेफ्टी के संबंध में उसके क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या टेक्निकल पार्ट है, उन सभी की जानकारी दी जाएगी। देखिए, मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि जब से हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने अपना मंत्रालय संभाला है मार्च 2022 से, तब से निरंतर उनका प्रयास है कि जो आंचल ब्रांड है ये घर घर का ब्रांड बने, हर शहरवासी का ब्रांड बने, हर पर्यटक का ब्रांड बने, कि आंचल के प्रोडक्ट को और आंचल दूध को वो सर आँखों पर बिठाए। उसके लिए प्रथम दृष्टया हमने माना कि हमारी क्वालिटी और पैकिंग और शुद्धता तीनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी।
हल्द्वानी शहर में पेयजल किल्लत को लेकर एक बार फिर हाहाकार मच गया है। रमजान का महीना होने के बाद भी शहर के कई इलाकों में भारी पेयजल किल्लत हो रही है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों महिलाओं और स्थानीय लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान महिलाओं की अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल किल्लत चल रही है, बावजूद इसके जल संस्थान के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे अभी 1 महीना हो गया रमजान होते हुए, हमें 22-23 रमजानों से हमें पानी बिल्कुल नहीं। वैसे तो 5 साल से हमें दिक्कत हो रही है, हम परेशानी उठा रहे थे, कोई बात नहीं, कहीं से मिल जाए, कैसे कुछ टैंक चला गया, कुछ भी करा, मगर अब हमें 22 दिन से हमें बहुत इतनी दिक्कत हो गई कि पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब ये कहे सुने से एक टैंक भेज देते हैं, उसमें झगड़े, एक टैंक भेज देते हैं, भेजने के बाद में उसमें 100 लोग होते हैं, 100 में 10 को मिलता, 12 मारा पीटी होती, झगड़ाबाजी, फिर पुलिस थाना होता है। मेरे वार्ड में इस समय काफ़ी मात्रा में काफ़ी जगहों पे पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि गोला गेट में बिल्कुल पानी की कई सालों से दिक्कत है, जो इस समस्या के लिए हम बार बार यहाँ मौखिक कह चुके हैं और लिखित तौर पर भी दे चुके हैं। इनको कह भी चुके थे कि अगर ये काम पानी जल्दी आपने समाधान नहीं करा तो हम यहाँ पे धरना देंगे, आपका घेराव करेंगे। आज इसीलिए क्षेत्र के वासी मेरे घर आए, सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे। मैंने उनको समझा कि अभी जाइए, 10:30 बजे ऑफिस खुले, जाके साहब से बात करते करके। तो जब यहाँ आए तो यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई और तब जाके हमें बहुत जगह हल्ला करा। रमजान का महीना चल रहा है। मैंने इन लोगों को अभी पहली बार देख रहा हूँ, बैठा हूँ मैं सीट पर, तो मैंने इन लोगों को भी जो है टैंकर भेजने का आश्वासन दिया है कि टैंकर भेज करके 3 दिन पानी चलाएंगे, उसके बाद तब तक लाइन ठीक करा देंगे, उसमें पानी समस्या समाधान हो जाएगा। कारण क्या पानी नहीं आने का? कारण ये जो बता रहे हैं यही साहब कि वहाँ की जगह जगह लीकेज है लाइनों में, इसकी वजह से पानी जो है निकल जा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। लीकेज कब ठीक करेंगे आप लोग? लीकेज जो है वो अभी आज ही लगा देंगे। लक्सर में टायर निर्माण संबंधित एक निजी औद्योगिक संस्थान से जुड़े पूर्व कर्मचारियों का मामला एक के बाद एक धरना प्रदर्शन के दौर को बरकरार रखते हुए हर बार एक नया मोड़ ले रहा है। दरअसल एक तरफ उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन के जरिए प्रस्तुत एक न्यायिक आदेश के आधार पर उसके अनुपालन में पुलिस को धरनारत पूर्व कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई करते हुए धरना स्थल से हटाए जाने का निर्देश जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व कर्मचारियों का एक डेलीगेशन अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में लीगल एडवाइजर के साथ जनपद के श्रम विभाग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां उनके मुताबिक श्रम आयुक्त से वार्ता कर अपना पक्ष रखा गया और श्रम आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को आमंत्रित कर सुनवाई करते हुए अग्रिम निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया। तो आज बाबूजी हमारे साथ थे, वकील साहब भी, और इनके माध्यम से जो बात हुई, वार्ता हुई डीएलसी साहब से, तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं हमारा मतलब बेनिफिट है, हम नौकरी हमारी दोबारा वकील साहब हम दिलाओगे, यही सबकी दुआएं भी हैं और आस्था भी सब लगी हुई है। आयुक्त से बात हुई है, मिस्टर यूसी राय, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों को सुन करके, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि नहीं, अगर रिट्रेचमेंट है तो इनको नौकरी मिलेगी। वो फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि रिट्रेचमेंट नहीं है, इनका BRS है। मैंने कहा जी अनपढ़ लोग हो, क्या लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, तो वो नहीं है, रिट्रेचमेंट है, सभी बेरोजगार हैं और सभी के बच्चे जो है स्थिति गंभीर है, इसीलिए इनको दोबारा रखा जाए। अनुभवी हैं ये लोग, अच्छा काम करेंगे, फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्शन होगा। मैंने कहा ये तो नियम है। फायर विभाग लोहाघाट द्वारा चलाए जा रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में सोमवार को फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फायर फाइटरों के द्वारा छात्र छात्राओं को आपदा के वक्त बरती जाने वाली सावधानी, राहत और बचाव की जानकारियां दी गईं। पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य गोविंद वल्लभ के दिशा निर्देश में आयोजित कार्यक्रम में दमकल विभाग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाने के साथ इसका प्रदर्शन किया। अभी हमारा अग्निशमन सप्ताह दिवस चल रहा है और ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये चलेगा और इसमें हम जगह जगह जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं आग के संबंध में। और अभी हमने मॉक ड्रिल कराया पॉलिटेक्निक में, जहाँ पर उनके शिक्षकगण एवं उनके कर्मचारी और वहाँ के विद्यार्थी लोगों को हमने वहाँ सिखाया
और वहाँ जाके हमने उनको बताया, पूरा मॉक ड्रिल करी हमने कैसे आग लगती है, आग लगा के दिखाया, आग बुझा के दिखाया हमने वहाँ पर, और कैजुअलिटी कैसे लाते हैं, कैसे उसको सांस देना, कृत्रिम सांस देना, ये सब हमने करा। और कैजुअलिटी को जैसे कोई घायल हो गया उसके मरहम पट्टी, इस तरह से। फिर हमने वो स्ट्रेचर ड्रिल और हमने लेडर ड्रिल करी, लेडर ड्रिल। तो लेडर ड्रिल में फिर हमने जो बिल्डिंग से बच्चों को नीचे उतारा, जैसे कोई घायल बच्चे हो गए, तो ये हमने सब किया है। आगामी पर्व ईद उल फितर को लेकर थाना मंगलौर परिसर में सीओ मंगलौर के द्वारा स्थानीय संभ्रांत सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के लोगों के मध्य एक मीटिंग का आयोजन किया गया। स्थानीय व्यक्तियों के लोगों के मध्य ईद उल फितर के त्यौहार को सकुशल सौहार्दपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए अपील भी की गई। साथ ही ईद के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण मनाए जाने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह भी किया गया। जिन जिन गाँव में जो है ईदगाहें वगैरह है और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मिक्स पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों को जो है यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मीटिंग ली गई है। और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी कोई समस्या नहीं रही, वर्तमान में भी समस्या इस ईद त्यौहार को लेकर नहीं रहेगी, ये इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। फिर भी पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हाँ, ये हमने एक नया वो प्रयोग कर रहे हैं कि रात्रि में जो है जहाँ भी ईदगाह वगैरह या मस्जिद वगैरह में नमाजें वगैरह होती है, तो कुछ बैड एलिमेंट जो है वहाँ कुछ ना कुछ हरकत ना करें। इसके लिए जो है हमने प्रत्येक ईदगाह में एक जो है कुछ एसपीओ को चिन्हित किया है, करेंगे, उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उन लोगों इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।